तो चलिए बात करते हैं ट्रिप्स समझौते की। सुनने में ये एक सीधा साधा इंटरनेशनल एग्रीमेंट लगता है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक समझौता नहीं है। ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय जंग का मैदान है, एक ऐसा मैदान जिसने पूरी दुनिया को अब कह सकते हैं 2 हिस्सों में बांट दिया है। और आज हम इसी जंग की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। और इस पूरी बहस, इस पूरी जंग के दिल में सिर्फ एक ही सवाल है, बहुत ही बुनियादी सवाल है कि एक आइडिया का मालिक आखिर कौन है? क्या किसी एक विचार पर किसी का निजी हक हो सकता है, या फिर वो पूरी इंसानियत की भलाई के लिए है? और बस इसी सवाल पर आकर ना पूरी दुनिया बट जाती है। एक तरफ है डेवलप्ड देश, अमीर देश, वो चाहते हैं कि प्राइवेट अधिकारों की सख्ती से रक्षा हो ताकि उनके इनोवेटर्स और कंपनियों को अपने काम का पूरा फायदा मिल सके। और फिर दूसरी तरफ है कम विकसित देश, जो कहते हैं कि नहीं, पब्लिक वेलफेयर यानी लोगों की भलाई सबसे ऊपर है ताकि उनके नागरिकों तक जरूरी टेक्नोलॉजी और दवाइयां आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और इस सौदे के बनने से पहले की कहानी को देखते हैं, क्योंकि ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट बना, इसकी बातचीत बहुत ही ज्यादा तनाव भरी थी। तो ये सब शुरू हुआ 1986 में। शुरू में तो भारत और ब्राजील जैसे जो डेवलपिंग देश थे, उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। उनका सीधा साधा कहना था कि भाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नियम बनाना वाइपो का काम है, ये कोई ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा क्यों बने? लेकिन 1990 का दशक आते आते अमेरिका और दूसरे डेवलप्ड देशों का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि लगभग सभी को ये मानना पड़ा कि अब ऐसे नियम तो बनकर ही रहेंगे। और नतीजा ये हुआ कि जो फाइनल एग्रीमेंट सामने आया, वो लगभग हूबहू वैसा ही था जैसा अमीर देश चाहते थे। अब देखिए, ये बात बहुत दिलचस्प है। सालों के दबाव और बातचीत के बाद दर्जनों विकासशील देशों की इतनी सारी चिंताओं को सिर्फ 2 छोटे से आर्टिकल्स में समेट दिया गया। बस यही वो रियायत थी जिस पर उन्हें आखिरकार राजी होना पड़ा। और यही 2 आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 उस कॉम्प्रोमाइज का दिल है जो कम विकसित देशों के लिए किया गया था। तो आइए जरा देखते हैं कि आखिर इनमें था क्या। आर्टिकल 7 ये कहता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सुरक्षा इस तरह से होनी चाहिए कि उससे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा मिले, समाज और अर्थव्यवस्था का भला हो और अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक बैलेंस बना रहे। देखा जाए तो ये विकासशील देशों की मेन डिमांड थी कि आईपी सिर्फ प्राइवेट फायदे के लिए ना हो, बल्कि उससे समाज का भी विकास हो। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी शब्द पर गौर करना होगा, वो है चाहिए, या अंग्रेजी में कहें तो शुड। समझौते में होगा या शैल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस एक शब्द से ही पूरा मतलब बदल जाता है। ये आर्टिकल एक सख्त कानूनी आदेश के बजाय एक सलाह, एक सुझाव जैसा लगने लगता है, और जाहिर है इससे इसकी कानूनी ताकत थोड़ी कम हो गई। अच्छा, अब आते हैं आर्टिकल 8 पर। ये देशों को पब्लिक हेल्थ और दूसरे जरूरी हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने की इजाजत देता है। अब पहली नजर में तो ये विकासशील देशों के लिए एक बहुत बड़ी जीत लगती है ना? लेकिन इसमें भी एक पेच था, और ये स्लाइड उस पेच को बिल्कुल साफ दिखाती है। डेवलप्ड देशों ने बातचीत के आखिरी दौर में 2 बड़ी शर्तें जुड़वा दी। पहली कि कोई भी कदम तभी उठाया जा सकता है जब वो जरूरी हो, यानी नेसेसरी हो, और दूसरी कि वो कदम ट्रिप्स समझौते के दूसरे नियमों के अनुरूप हो, मतलब कंसिस्टेंट हो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आप पब्लिक हेल्थ की रक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप समझौते के सख्त आईपी नियमों को न तोड़ें। इसने इस आर्टिकल की ताकत को काफी हद तक सीमित कर दिया। तो कागज पर तो ये आर्टिकल्स बन गए, लेकिन असल दुनिया में इनका क्या हुआ? इनकी असली परीक्षा हुई एक बहुत बड़े इंटरनेशनल विवाद में। ये मामला था कनाडा और यूरोपियन कम्युनिटीज के बीच। हुआ ये कि कनाडा ने अपने कानून में जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनियों को पेटेंट खत्म होने से पहले ही दवा तैयार करने की इजाजत दे दी थी, जिसे स्टॉक पाइलिंग कहते हैं। कनाडा का तर्क था कि आर्टिकल 7 और 8 के तहत पब्लिक हेल्थ के लिए ऐसा बैलेंस बनाना जरूरी है, लेकिन यूरोपियन कम्युनिटीज ने कहा कि नहीं, ये आर्टिकल्स तो सिर्फ लक्ष्य बताते हैं, ये देशों को नए अपवाद बनाने का कोई हक नहीं देते। ये बहस चली रही थी कि साल आया 2001, और ये साल ट्रिप्स समझौते की पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, खासकर जब दुनिया HIV/AIDS जैसे बड़े हेल्थ संकट से जूझ रही थी।
और ये टर्निंग पॉइंट था दोहा डिक्लेरेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्य देशों ने मिलकर एक बहुत ही पावरफुल बयान जारी किया। उन्होंने साफ साफ माना कि ट्रिप्स समझौते की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जिससे पब्लिक हेल्थ और सभी के लिए दबाव तक पहुंच को सपोर्ट मिले। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? याद है वो आर्टिकल 8 वाला शब्द, आवश्यक या नेसेसरी? दोहा डिक्लेरेशन ने जानबूझकर उस शब्द को हटा दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसने उन देशों के हाथ मजबूत कर दिए जो सख्त पेटेंट नियमों के ऊपर पब्लिक हेल्थ को तरजीह देना चाहते थे। दोहा डिक्लेरेशन के बाद आर्टिकल 7 और 8 को अब सिर्फ एक कमजोर कॉम्प्रोमाइज की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि ये ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम में एक बैलेंस बनाने के लिए एक पावरफुल टूलकिट बन गए। एक स्कॉलर है पीटर यू, वो बताते हैं कि इन आर्टिकल्स को 5 अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। समझौते की उलझी हुई बातों को समझने के लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह, पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज को बचाने के लिए एक ढाल की तरह, सिस्टम के असंतुलन को चुनौती देने के लिए एक तलवार की तरह, ट्रिप्स को ह्यूमन राइट्स जैसे दूसरे कानूनों से जोड़ने के लिए एक पुल की तरह, और भविष्य में और ज़्यादा संतुलित नियम बनाने के लिए एक बीज की तरह। तो ट्रिप्स और खासकर आर्टिकल 7 और 8 की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। ये बहस आज भी जारी है और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जिसका सामना हर देश को और हम सबको करना है कि दुनिया को इनोवेशन की कीमत और एक इंसान की जिंदगी के मूल्य के बीच आखिर बैलेंस कैसे बनाना चाहिए।